स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है बांग्लादेश के पास इस समय डॉलर्स नहीं बचा है कि वो अपना जो फ्यूल इंपोर्ट है उसको करा सके। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश के लिए जो फ्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी तक हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो जरूरी हो जाता है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई बनी रहे, नहीं तो पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो रुक सकती है। बांग्लादेश में काफी गंभीर सिचुएशन हो गया। ये आप रॉयटर्स का पूरा रिपोर्ट देख सकते हो। बांग्लादेश स्ट्रगलिंग टू पे फॉर फ्यूल ड्यू टू डॉलर शॉर्टेज, लेटर्स शो। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, यहां पर बांग्लादेश के पास कितना रिजर्व बचा है और भारत को कितना पेमेंट मिला है। जी हां, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश भारत से भी जो ऑयल है वो इंपोर्ट कराता है। ये सारे कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल से, जी हां, 25 मई से हमारा जो इवनिंग बैच है यूपीएससी 2024 के लिए वो स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर आपको सारे फीचर्स, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी होती है, मेंटरशिप से लेकर सभी कुछ आपको मिलेगा। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके अलावा अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी कोई भी हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर कुछ लेटर्स एक्सचेंज हुए थे बांग्लादेश में, जिसको रॉयटर्स ने यहां पर देख लिया और उस लेटर के माध्यम से पाया गया है कि बांग्लादेश इस समय बहुत ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि वो जो इंपोर्ट कराता है फ्यूल को, फ्यूल कहने का मतलब जैसे क्रूड ऑयल हो गया, जैसे भारत भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता है, फिर उसको लाकर रिफाइनरी के माध्यम से रिफाइन करता है, राइट। फिर इसके अलावा बांग्लादेश के पास बहुत सारी कोई रिफाइनरी है नहीं, तो इसकी वजह से क्या है, वो रिफाइंड ऑयल मंगाता है, मतलब पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीजें डायरेक्टली वो इंपोर्ट कराता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इंपोर्ट करा रहा है, चाहे भारत हो, चाइना हो, जहां से भी वो इंपोर्ट करा रहा है, उसको वो पेमेंट करना होगा और ज्यादातर पेमेंट डॉलर में ही होता है। लेकिन बांग्लादेश के पास इस समय इतना डॉलर नहीं बचा है कि वो अपना जो फ्यूल बिल है उसको भर पाए। और बताया ये जा रहा है, जो लेटर में दिखाया गया है, जो स्टेट पेट्रोलियम फर्म्स हैं उनके लेटर में ये शो किया गया है कि जो फ्यूल रिजर्व है बांग्लादेश के पास वो अलार्मिंग तरीके से डिक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश को इस समय लगभग 6 विदेशी कंपनियों को $300 मिलियन इमीडिएट बेसिस पर देना है। मतलब 6 ऐसी विदेशी कंपनी है, मैं आपको आगे इनके नाम भी दिखाऊंगा, जिसमें भारत भी शामिल है, उनको $300 मिलियन का पेमेंट करना है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि क्योंकि बांग्लादेश ये पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से ये जो विदेशी कंपनी है उन्होंने कम ऑयल भेजना स्टार्ट कर दिया। मतलब जितना ऑयल बांग्लादेश को भेजना था उससे कम ये भेज रहे हैं, क्योंकि विदेशी कंपनी को भी डर है कि अगर वो ऑयल भेज दें बांग्लादेश के अंदर और उसका पेमेंट नहीं आए तब क्या होगा। और इसके साथ साथ यहां पर धमकी भी दी गई है। जी हां, विदेशी कंपनी ने धमकी भी दिया है कि अगर आप ये पेमेंट नहीं करोगे तो हम पूरी तरह से आपका जो सप्लाई है उसको रोक देंगे। सोच के देखिए, ऐसी स्थिति आ गई है। और ये सारी चीज, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2 लेटर्स हैं फ्रॉम बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। बेसिकली ये बांग्लादेश की स्टेट ओन्ड फर्म है, इसका नाम है बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जो इंपोर्ट वगैरह कराता है ऑयल को। तो उन्होंने कुछ लेटर जारी किया था, उसी लेटर से ये सारी चीजें पता लगी हैं। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि जो पावर मिनिस्ट्री है, मतलब कि बांग्लादेश के अंदर जो पावर मिनिस्ट्री है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे भारत के अंदर पावर मिनिस्ट्री है, उसी तरह से बांग्लादेश में उन्होंने ये बोला है कि ड्यू टू शॉर्टेजेस ऑफ डॉलर इन द डोमेस्टिक मार्केट, जो सेंट्रल बैंक है वो डॉलर की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहा है, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इंपोर्ट कराने पर जो भी उनको पेमेंट करना होता है डॉलर में, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप समझिए कि जो स्थिति है बांग्लादेश में भी बहुत तेजी से डिटोरिएट हो रही है। हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरीके से हमारे जो बाकी के पड़ोसी देश हैं, चाहे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहां पर तो सिचुएशन काफी खराब हो गई थी। बांग्लादेश में भी कुछ धीरे धीरे वैसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये एक लेटर अप्रैल में भी लिखा गया था, जो वार्निंग है वो अप्रैल में भी जारी की गई थी कि अगर हमारे पास डॉलर नहीं हो पाएगा, अगर हम नहीं दे पाएंगे तो इससे सिचुएशन खराब हो सकती है। देखिए, बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर ये लोग इतना सारा फ्यूल मंगा रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो भी होता है। तो एक्चुअली क्या है, आपको पता होगा कि बांग्लादेश पिछले कुछ सालों में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गारमेंट इंडस्ट्री के तौर पर उभर के सामने आया है। बहुत सारे जो गारमेंट के फैक्ट्रीज हैं, मैंने कई बार देखा,
इनफैक्ट भारत में भी मैं जाता हूं कई बार शोरूम में और उसमें देखता हूं जो कपड़े होते हैं जैसे ज़ारा वगैरह हो गया, आपने देखा होगा, उसमें अगर आप कई बार देखोगे तो उसमें लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश एक काफ़ी बड़े स्तर पर जो गारमेंट की फैक्ट्रीज हैं उसके माध्यम से एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन ऑलरेडी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो जो बांग्लादेश है वो पावर कट से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है और इसी की वजह से ये फर्दर प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि अगर ऑलरेडी पावर की प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन की प्रॉब्लम थी और फर्दर ये फ्यूल इंपोर्ट वगैरह वो नहीं करा पाएगा, तो ये बांग्लादेश के लिए काफ़ी खराब सिचुएशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश के पास कितना रिजर्व बचा है। डॉलर रिजर्व की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि स्पेशली जो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था पिछले साल फरवरी के महीने से, उसके बाद से इनका जो रिजर्व है वो लगभग 35% से ज्यादा गिर गया है और ये 7 ईयर के लो पर आ गया है। इनके पास रिजर्व मुश्किल से लगभग $30 बिलियन के आसपास बचा है। मैं अगर आपको इसको कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो भारत के पास जो इस समय रिजर्व है वो $600 बिलियन के आसपास है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि बांग्लादेश के पास ये जो रिजर्व है वो काफी निचले स्तर पर आ गया है, $30 बिलियन के आसपास। पाकिस्तान की सिचुएशन तो काफी खराब हो गई थी, वो तो $4 बिलियन के आसपास बचा था। ठीक है, बांग्लादेश क्योंकि तेजी से ग्रो कर रहा था, इसके वजह से बांग्लादेश के लिए ये स्थिति आना काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि 170 मिलियन जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश में, मतलब 17 करोड़ के आसपास। तो बांग्लादेश ने रिसेंटली क्या हुआ था कि आईएमएफ के साथ भी डील किया था ताकि जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके जो क्राइसिस है उससे वो निपट के बाहर आ सके। तो $4.7 बिलियन का जो डील है बांग्लादेश ने रिसेंटली आईएमएफ के साथ किया और कुछ वैसा ही डील आपको पता होगा श्रीलंका, पाकिस्तान, ये जैसे देशों ने भी किया था। अब क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश कौन से देशों से ऑयल मंगाता है जिससे उनको पेमेंट करना है, राइट। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि बांग्लादेश इंपोर्ट कितना कराता है। देखो, एक तो रिफाइंड ऑयल मतलब हो गया कि क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में भेजा जाता है, तब वहां से पेट्रोल, डीजल, ये सारी जो चीजें होती है उसको हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं। तो लगभग 5 लाख टन ऑफ रिफाइंड ऑयल हर महीने बांग्लादेश इंपोर्ट कराता है और लगभग 1 लाख टन बांग्लादेश क्रूड ऑयल हर महीने इंपोर्ट कराता है। 1 लाख टन क्रूड ऑयल इसलिए इंपोर्ट कराता है क्योंकि बांग्लादेश के पास बड़े स्तर पर रिफाइनरी नहीं है कि क्रूड ऑयल मंगाकर उसकी रिफाइनरी कर सके। खैर, जो भी है, अब ये सारी चीजें कहां से मंगाता है, क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं, स्पेशली चाइना स्टेट ओन्ड सिनोपैक, यूनिपैक, और इसके अलावा भारत की तरफ से आप देखोगे जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यहां से भी बांग्लादेश जो इंपोर्ट है वो कराता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बांग्लादेश को पेमेंट करना है तो वो भारत के पास भी पेमेंट आएगा। भारत में मैं आपको बता दूं, जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है जिसका मेजॉरिटी शेयर ऑयल इंडिया के पास है, बांग्लादेश को लगभग $41 मिलियन इस साल नुमालीगढ़ रिफाइनरी को पेमेंट करना है, क्योंकि यहां से रिफाइंड ऑयल बांग्लादेश ने खरीदा था। और इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लगभग $147.2 मिलियन ये बांग्लादेश से मिलने हैं, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डीजल और जेट फ्यूल ये बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, तो भारत को भी ये पैसे मिलने हैं जो कि अभी नहीं मिल पाया है। अब इसी को देखते हुए यहां पर क्या हो रहा है कि जो बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये जो बांग्लादेश की स्टेट ओन्ड जो कंपनी है, फर्म है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अगर हम भारत को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब इन्होंने सरकार को, बांग्लादेश सरकार को यह बोला है कि देखिए, अगर आप भारत के साथ कोई भी सेटलमेंट कर रहे हो उसको आप डॉलर में मत कीजिए। अगर हम भारत के साथ रूपी में सेटलमेंट कर सकते हैं तो क्यों ना हम रूपी में सेटलमेंट कर दें। और आपको पता ही है कि भारत भी यही चाहता है कि धीरे धीरे डॉलर को हटाकर हम रूपी में सेटलमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता भी दूं कि पिछले साल सितंबर के महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वार्निंग भी दे दिया था भारत के अंदर। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक, उन्होंने भारत के जो एक्सपोर्टर हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन सभी ऑयल कंपनीज को वार्निंग भी दी थी कि अगर आप बांग्लादेश के साथ कोई भी डील कर रहे हो एक्सपोर्ट का, तो आपको डॉलर में शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डॉलर में करोगे तो शायद बांग्लादेश वो डॉलर आपको पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए या तो आप टका, जो बांग्लादेश की करेंसी है, या तो रुपी, जो कि भारत की करेंसी है, इसमें आप डील कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये जो पेमेंट है अगर भारत को मिलना है तो शायद डॉलर के बजाय हमें रुपी और टका में हो सकता है कि ये कोई डील हो जाए। वो बात की बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बांग्लादेश की सरकार को ये रिक्वेस्ट किया है कि भारत को जो भी आप पेमेंट करोगे आप प्लीज उसको रुपी में करिए, क्योंकि डॉलर
डॉलर में हम वो बांग्लादेश इस समय कर नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश को डॉलर कहीं और खर्च करना है। तो देखना होगा वो क्या सिचुएशन आती है। और उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है बांग्लादेश की, उनसे जब पूछा गया कि आप कैसे इन चीज़ों को डील कर रहे हो, तो सेंट्रल बैंक, बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक ने यही कहा कि देखिए हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं कि किसके पास पहले डॉलर पहुंचना चाहिए, किसको हम डॉलर दे सकते हैं, ताकि बांग्लादेश के अंदर ये खराब सिचुएशन जल्द से जल्द चली जाए। अब देखिए ये सारे क्राइसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है, बांग्लादेश की इकोनॉमी विच इज $416 बिलियन की जो इकोनॉमी है, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट, ठीक है, ये इसमें से उभर कर आया था। लेकिन जो चैलेंजेस इस समय उसको फेस करने पड़े हैं, ये एक बड़ा झटका हो सकता है बांग्लादेश के लिए। क्योंकि आपको समझना है कि किसी भी देश में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के डेट में कुछ नहीं कर सकते। और आप देख सकते हो कि बांग्लादेश की जो स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन है, ये बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इन्होंने अभी तक प्राइवेट कंपनीज को पेमेंट नहीं किया है $1.5 बिलियन का। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनको पेमेंट करना होगा, अदरवाइज क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा कट हो सकती है बांग्लादेश में, और इसकी वजह से जो पूरी इकोनॉमी है बांग्लादेश की वो शायद कोलैप्स हो जाए। वो देखने वाला होगा चीज़ें। लेकिन इसके अलावा मैं अगर भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्योंकि आज ही खबर आया था रिसेंटली, आप देखोगे तो जो मूडीज है, इन्होंने कहा है कि भारत की जीडीपी 2022 में $3.5 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है, और पूरे G20 इकोनॉमी में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ऐसा मूडी का कहना है। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो उनका रीजन दिया गया है कि भारत के अंदर इस समय लार्ज यंग और एजुकेटेड वर्कफोर्स है, न्यूक्लियर फैमिलीज जिस तरह से भारत में हो रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से भारत में जो डिमांड है हाउसिंग की, सीमेंट की, नए नए गाड़ियों की, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्पेशली भारत सरकार का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में, ये भी काफी हद तक मदद करेगा भारत को तेजी से बढ़ने में जीडीपी के मामले में। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा है भारत के लिए? ऐसा नहीं है। देखो हमारा जो पोटेंशियल है ना, यहां पर मूडीज ने ये कहा है कि जो डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ये अगले 5-6 सालों में तेजी से ग्रो होने वाला है। लेकिन अभी भी हम चाइना के काफ़ी पीछे होंगे। जो हमारा पोटेंशियल है उसको हमें यहाँ पर ज़्यादा यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। जैसे कि मूडीज़ ने ये बताया कि अभी भी देश के अंदर जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो धीरे से हो रहा है। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और बड़ा होना चाहिए वो शायद अभी तक नहीं हो पाया है। भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा धीरे कर देती है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से और हमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो रहेगा, लेकिन हमारी जो पोटेंशियल है और तेजी से ग्रो होने की, वो अभी तक हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, और स्पेशली बांग्लादेश का यहाँ पर क्या अपने आप को वो संभाल पाता है, नहीं, जो भी है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये किस चीज के ऊपर इंपोज किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कल शाम 6 बजे से हमारा ये नया बैच, इवनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।